अब हम मॉड्यूल 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है रिस्क एंड रिटर्न। अब हम सबसे पहले रिटर्न के बारे में देखते हैं। तो रिटर्न हमारे पास क्या चीज़ है? इट इज़ एन एडिशनल अमाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो हमने इन्वेस्टमेंट की उस पर हमें एक एडिशनल अमाउंट हमने अर्न की, वो हमारा रिटर्न है। अब ये हमारे पास डिविडेंड भी हो सकता है। डिविडेंड हमें मिलता है, आपको पता है, हमारे जो स्टॉक्स का रिटर्न है उसको हम कहेंगे डिविडेंड, जो हमारी इक्विटी थी। एंड जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमें डेट पर मिलता है। लाइक हमने किसी को डेट दिया तो उसके बदले हमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट मिली, वो हमारा इंटरेस्ट है। अब हम रिस्क को देखते हैं। रिस्क हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है, मतलब कि हम सर्टेन नहीं होते कि हमें इतना ही प्रॉफिट मिलेगा, लाइक 5% ही हमें हमेशा अर्न होगा, इसमें कोई रिस्क नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अनसर्टेनिटी इस चीज़ की भी हो सकती है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट हमने की है उसका भी हमें लॉस हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमें वो पूरी अमाउंट ही वापस मिले। तो ये किसी भी किस्म की अनसर्टेनिटी हमारे पास रिस्क कहलाती है। तो अब जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है इसको हम मीन भी कहते हैं। इसे हम मीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारे पास पोटेंशियल रिटर्न्स हैं कि हमें कितना रिटर्न आ सकता है, उन सब की एक ये हमारे पास कह लें उनका मीन हम निकालते हैं। मतलब कि ये इसकी हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो पोटेंशियल हमारे पास रिटर्न आ सकते हैं, पोटेंशियल रिटर्न्स, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो इसे हम मीन कह लेते हैं। देन हमारे पास है डिविएशन फॉर मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इस एक्सपेक्टेड रिटर्न में से हम एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी तवक्का है कि हमें 10% रिटर्न होगा। ठीक हो गया। अब इसमें से कितनी डिविएशन होगी, इसका मतलब है कि इसमें से या तो हमें 5% ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है, या इसमें से हमें 5% कम मिल सकते हैं। तो ये क्या है? तो ये हमारे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिटर्न उसमें से डिविएट करके है। ठीक है। डिविएट करना कहते हैं कहीं से डिपार्ट करने को, यानी कि अगर हम ये हमारा पोर्शन था, ठीक है, हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न का, तो इससे हम कितनी दूर जा रहे हैं, ठीक है, कितना हम डाइवर्ज कर रहे हैं, या तो पॉजिटिव साइड पर या फिर नेगेटिव साइड पर, तो इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी कहते हैं। अच्छा, देन रिस्क एंड रिटर्न रेट आर प्रोपोर्शनल, मतलब कि जितना हमारे पास रिस्क होगा उतना ही हमारे पास रिटर्न भी होगा। अगर हमें कहा जा रहा है, देखें, अगर हमारे पास रिस्क है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी हियर, कि अगर हमारे पास 7% रिस्क है, ठीक है, और एक किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट में हमारे पास 34% रिस्क है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारा था उसे आप कह लें मीन कह लें। ठीक है। तो अब देखें, हमारे पास जो मीन है उसमें 7% का रिस्क तो है, लेकिन 7% ज़्यादा भी तो हो सकता है। हमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे 7% ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। अब देखें, रिस्क हमारा बढ़ गया, ठीक है, 34%, तो लेकिन अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी तो आ गई कि हमें 34% ज़्यादा रिटर्न हो सकता है। तो रिस्क और रिटर्न प्रोपोर्शनल है हमारे पास, कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे हमारे पास रिटर्न भी तो, रिटर्न की आने की भी तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। ठीक है। आगे हमारे पास सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो जो हमारे पास सिस्टमेटिक रिस्क होता है उसे हम मार्केट रिस्क भी कहते हैं। ये अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क है। अनडाइवर्सिफाइबल मतलब कि इसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता। डाइवर्सिफिकेशन हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है कि हम जैसे स्टॉक्स की एग्जांपल लें, ठीक है, तो अगर हमारे पास एक स्टॉक में ज़्यादा रिस्क है, एक में कम है, दूसरे में ज़्यादा है, ठीक है, तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉक्स लेकर, यानी कि उनको डाइवर्सिफाई करके रिस्क को कम कर सकते हैं कि एक जगह से हमें नुकसान हो भी किया तो दूसरी जगह से नहीं होगा। लेकिन ये जो मार्केट रिस्क है ये हमारे पास अनडाइवर्सिफाइबल होता है, मतलब कि इसको हम डाइवर्सिफाई करके मुख्तलिफ स्टॉक्स लेकर इसको ख़त्म नहीं कर सकते। अब क्योंकि इसे ख़त्म नहीं कर सकते तो इसका दूसरा नाम हमारे पास अनअवॉइडेबल रिस्क भी है, इसलिए हम इसको सिस्टमेटिक रिस्क भी कहते हैं। और ये हमारे पास वोलेटिलिटी है, मतलब कि इतना हमारे पास रिस्क रहेगा ही रहेगा।
वोलेटिलिटी कह लें कि ये हमारे पास अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कि इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। देन वी हैव अनसिस्टमेटिक रिस्क। ये अवॉइडेबल रिस्क है, इसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन कर लेंगे हम तो ये रिस्क हम अवॉइड कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे कंट्रोलेबल रिस्क भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क, कि एक इंडिविजुअल स्टॉक पर कितना रिस्क होता है। जो इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क है हमारे पास, देखें मीन हमने किसको कहा था, अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को। इसमें से हम कैलकुलेट करते हैं पहले वेरिएंस, और उससे हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इनके हम फॉर्मूलाज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन। तो ये उन्होंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखें ये जो x है हमारे पास, ये हमारा मीन है x बार। ठीक है, और ये क्या है, ये है समेशन x, यानी कि x के जितने हमारे पास टोटल सम था, हमने टोटल हर वैल्यू का सम कर दिया। फॉर एग्जांपल x1 प्लस x2 प्लस xi। ठीक है, तो इन सब का सम करके डिवाइड करना है n से। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ, ये जो हमारे पास x थे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल आपके पास x1 से लेकर 10 तक था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, x1 से लेकर x10 तक का सम कर लेना है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर यानी कि समेशन में हमारे पास i को हमने 1 से लेकर 10 तक का सम कर लिया। ठीक है, और डिवाइड कर देना है आपने 10 से, जो कि हमारे पास टोटल नंबर था हमारी वैल्यूज़ का। देन हमने कैलकुलेट करनी होती है वेरिएंस। अच्छा, वेरिएंस को हम करते हैं रिप्रेजेंट सिग्मा से। ठीक हो गया, सिग्मा स्क्वायर। ओके, और इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास होती है समेशन xi माइनस जो सैम्पल मीन है हमारे पास, जो कि हमने कैलकुलेट किया है x बार। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस थे। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, उसमें से हमने 1 माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इससे ही हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला निकल आता है। ठीक है, आपने क्या सिंपली करना है, ये देखें, अगर आप गौर से देखेंगे जो हमने वेरिएंस का फॉर्मूला निकाला है, क्या यही हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो जी यही लिखा हुआ है। तो अगर आप इसका दोनों साइड पर वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पर, तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी। तो ये अगर सिग्मा स्क्वायर था हमारे पास, तो ये खाली सिग्मा से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये आपने याद रखना है, आप वेरिएंस का याद कर लें तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का भी याद हो जाएगा। आगे हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल स्टॉक कैलकुलेशन। अब हम करके देखते हैं, हम मीन की कैलकुलेशन और स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो देखें, ये हमारे पास एक उन्होंने चार्ट दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है। इसमें हमारे पास रिटर्न है, ठीक है, -0.1 एंड -0.02 एंड 0.04। इसका हमारे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज़ दिया हुआ है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, अब आप कहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी इस रिटर्न के मिलने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.05 है। ठीक है, इसकी 0.1 है। इसी तरह ये हमारे पास एंड तक दी हुई है। अब हमने एवरेज कैसे निकालनी है, जो कि एवरेज रिटर्न होगा वही हमारे पास मीन होगा। तो ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको रिटर्न दिया होगा, ठीक है, और आपको प्रोबेबिलिटी दी होगी। तो आपने अगर मीन निकालना है तो आपने क्या करना है, रिटर्न और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाले कॉलम में आंसर आ गए हैं। ठीक है, लेकिन अब हमने इन आंसर्स की एवरेज निकालनी है। देखें, इस रिटर्न को मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी से ये आंसर आया, इनको किया तो ये आया। ठीक है, इस तरह हमने सबका निकाल लिया। इनकी एवरेज कैसे निकालनी है, एवरेज सिंपल आपको पता है, आपने इन सबको ऐड कर लिया। ठीक है, और ये कितने थे हमारे पास, और कितनी वैल्यूज़ थी, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ थी। इन सबको ऐड करके 7 पे डिवाइड कर लिया आपने, तो आपके पास एवरेज आ गई। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। देखें, हमारे पास रिटर्न और प्रोबेबिलिटी तो दी हुई है, तो अब वेरिएंस हमने कैसे निकालनी है। देखें, एवरेज रिटर्न हमने ऊपर निकाल लिया था, वो था हमारे पास 0.09। ठीक है, अब वेरिएंस निकालने के लिए आपने क्या करना है, देखें ये रिटर्न जो है आपके पास, ये हमारा आर हो गया। इसमें से हमने माइनस करना है आर एवरेज को। ये वही फॉर्मूला है, अगर आप देखें एक्स वाला, यानी कि एक्स आई। ठीक है, ये आई कोई भी आई हो सकता है, ये समझ लें, क्योंकि अब हम रिटर्न निकाल रहे हैं तो एक्स की जगह तो आर आएगा ना, तो ये समझ लें ये आर आई आ गया हमारे पास। ठीक है, आर आई माइनस जो हमने किया था, हमने एक्स बार जो हमारा मीन था
वो किया था। अब मीन तो हमने निकाल लिया, ये 0.09, वैसे रिटर्न की बात हो रही है तो ये आर बार बन गया, ठीक है, और इसका हमारे पास स्क्वायर आ गया, ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी से। अब देखें, आप लोग कहेंगे कि हम डिवाइड क्यों नहीं कर रहे इसको उससे n-1 से, तो हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो जब प्रोबेबिलिटी दी हो तो हमारे पास फार्मूला चेंज हो जाता है। वो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास ये बन जाता है कि हमने इसके स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यही हमने करना है, ठीक है। हर रिटर्न में से हमने एवरेज जो हमारा मीन था 0.09 उसको माइनस करके दोनों का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई कर देना है हर इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी से, ठीक हो गया। जब प्रोबेबिलिटी हमने सबकी निकाल ली, देखें अब इन सब की हमने एवरेज निकाल ली तो वो हमारे पास टोटल वेरिएंस आ गई। देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन। डिस्पर्शन हम रिस्क को भी कहते हैं, जिसके मैंने आपको बताया था डिविएशन होता है। डिविएशन के लिए ही आप एक टर्म समझ लें कि डिस्पर्शन भी है, ठीक है, कि हमारे पास एक्सपेक्टेड जो हमारा रिटर्न है उसके पर यूनिट में से कितनी डिस्पर्शन हो सकती है, कितनी डिविएशन हो सकती है। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका रिलेटिव मेजर देता है, रिलेटिव डिस्पर्शन। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिंपल। हमारे पास जब स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई उसको हमने डिवाइड कर देना है मीन से। तो देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कंपनी ए दी हुई है और कंपनी बी दी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास जो मीन है जिसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कहते हैं, वो हमारे पास कंपनी ए का 10% है और कंपनी बी का 20% है, मतलब कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कंपनी बी का ज़्यादा है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन देखें, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि हमारा रिस्क कि कितना हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिविएट कर सकता है रिटर्न, तो वो कंपनी ए का 8% है और कंपनी बी का 12% है। तो अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। ये हमने किस तरह निकालना था, हमने भी फॉर्मूला देखा, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो इस स्टैंडर्ड डिविएशन को यानी कि 8 को आपने डिवाइड कर देना है 10 से, ठीक है। तो ये हमारे पास 80% आ जाएगा और इधर आप करेंगे अपने 12 को डिवाइड करें 20 से, तो ये आपके पास 0.6 होता है यानी कि 60%, ठीक हो गया। तो अब बताएं रिलेटिव रिस्क किसका ज़्यादा है। रिलेटिव रिस्क हमारे पास कंपनी ए का ज़्यादा है और कंपनी बी का हमारे पास रिलेटिव रिस्क कम है। तो अगर आप खाली रिस्क को देख के फ़ैसला करेंगे कि हमने स्टॉक बाय करना है या फिर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, तब तो आप कहेंगे कि कंपनी ए में 8% है और यहाँ पर 12% है तो हम कंपनी ए में कर देते हैं। लेकिन हमें रिलेटिव रिस्क देखना है, किसके रिलेटिव देखना है, हमें अपने रिटर्न के रिलेटिव देखना है कि रिटर्न से हमारा रिस्क कितना, रिटर्न के अकॉर्डिंगली देखना है हमने, ठीक है। कि देखिए यहाँ पर रिटर्न कम था और यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा था। जब दोनों को हमने कैलकुलेट करके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला तो रिलेटिव रिस्क हमें पता चला कि कंपनी ए का काफ़ी ज़्यादा है कंपनी बी से, तो कंपनी बी इज़ द सेफर ऑप्शन। देन हमारे पास है पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस, इंटरनल कोरिलेशन एंड कोवेरियंस। इसमें हम दो टॉपिक स्टडी करेंगे, एक कोरिलेशन का और एक कोवेरियंस का। कोरिलेशन इज़ द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन का जो सा हमारे पास कोएफिशिएंट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ये हमारे पास सिंबल है रो का, ठीक है। और कोवेरियंस हमारे पास मैयर है द डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न्स ऑन टू एसेट्स। तो अब इन दोनों को हम ज़रा अच्छे से समझते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए आप बस ये याद रखें कि देखें कोवेरियंस में हमारे पास एक वर्ड यूज़ हुआ है डायरेक्शनल, ठीक है, यानी कि ये डायरेक्शन भी हमें साथ में बताता है कोवेरियंस कि ये सेम डायरेक्शन से आप ये समझें कि ये सेम वे में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक हो गया। लाइक अगर आप साउथ में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन ए साउथ में ट्रैवल कर रहा है और पर्सन बी भी साउथ में ट्रैवल कर रहा है, तो कोवेरियंस हमें ये डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शनल रिलेशनशिप बताएगा कि ये हमारे पास एक ही डायरेक्शन में सेम वे पर ये जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेकिन जो कोरिलेशन है हमारे पास हमने देखा, ठीक है, तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स का। ये हमें ये भी बताता है कि हाउ क्लोजली दे आर मूविंग, कि ये कितना क्लोज है, ठीक है।
तो ये हमारे पास एक ज़्यादा आप कह लें इसका क्लीनड अप वर्जन कह लें, कोरिलेशन हमारे पास कोवेरियंस का क्लीनड अप वर्जन है। तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, ये एग्जांपल में उन्होंने यही कहा हुआ, देखें स्लोथ है हमारे पास और ये हमारे पास पैंडा है, और ये दोनों हालांकि डिफरेंट स्पीशीज़ हैं हमारे पास, बट ये दोनों मैमल हैं, ठीक है। तो इनमें कोवेरियंस का एलिमेंट क्या है, ये मैमल है, ठीक हो गया। तो ये कोवेरियंस है, इनका एक डायरेक्शनल रिलेशनशिप है कि इन दोनों के अगर आप इनकी किंगडम चेक करें, जिस तरह कि एक किंगडम फ्लोरा हमारे पास होती है जिसमें हमारे पास प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैमल्स में आते हैं। एनिमल किंगडम में भी ये हमारे पास इंसेक्ट्स में नहीं आते, ऐसा नहीं है कि ये इंसेक्ट है और ये हमारे पास कोई और रेप्टाइल है, ये हमारे पास दोनों मैमल हैं, ठीक है। तो इनमें हमारे पास ये कोवेरियंस है। अच्छा, हाउ डू वी कंपेयर कोरिलेशन एंड कोवेरियंस, इन दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? सो लेट्स सी। तो सिंपली ये है कि कोरिलेशन आपको बताता है कि अगर दो चीज़ों के दरमियान में लिंक है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग लिंक है, उसकी स्ट्रेंथ भी आपको बता देगा। बट कोवेरियंस जो है ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगा, और इसको अकेले इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें कोरिलेशन में हमारे पास स्केल्स आ जाते हैं, -1 या फिर +1 हमारे पास स्केल आ जाता है। तो कोवेरियंस हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, और लेकिन ये क्या कहते हैं, कोरिलेशन का हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। इसको डिवाइड किया गया स्टैंडर्ड डिविएशन से ना, तो कोरिलेशन हमारे पास ज़्यादा कंक्रीट है कह लें। अच्छा, अब हम पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस देखते हैं कि पोर्टफोलियो का रिस्क हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टॉक ए है, एक स्टॉक बी है। पोर्टफोलियो का मतलब है कि किसकी इन्वेस्टमेंट कह लें या फिर आप ये कह लें कि किसके कितने एसेट्स हैं, कितने फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का जैसे रेज़्यूमे होता है उसमें उसकी एजुकेशन लिखी होती है, इस तरह कंपनीज तो अपने फाइनेंशियल एसेट या फिर लाइबिलिटीज से ही पहचानी जाती हैं। तो उनका हम जो सा जितनी उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की हुई है, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर अलग अलग उन्होंने बॉन्ड्स लिए हुए हैं, जो भी उनके फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको हम पोर्टफोलियो में स्टडी करते हैं, एक पोर्टफोलियो उनका बना देते हैं। तो स्टॉक ए जो है हमारे पास, देखें एक हमारे पास स्टॉक ए है, तो उसकी कोवेरियंस आप कैसे निकालेंगे? एक उस स्टॉक का अपने साथ ही रिलेशनशिप होगा, उसे कहेंगे कोवेरियंस ऑफ ए एंड ए। अब उस स्टॉक ए का हमारे पास स्टॉक बी के साथ रिलेशनशिप जो होगा उसे कहेंगे कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी। स्टॉक बी का अपने साथ रिलेशनशिप होगा बी एंड बी, उसे कोवेरियंस कहेंगे, और उसका ए के साथ होगा उसे हम कोवेरियंस ऑफ बी एंड ए कहेंगे। तो अब एक पोर्टफोलियो है एक कंपनी का या फिर एक इंसान का जिसने स्टॉक ए में इन्वेस्ट किया है और स्टॉक बी में इन्वेस्ट किया है, तो अब उसका हमने पोर्टफोलियो का रिस्क देखना है, ठीक है। तो देखें स्टॉक ए कोवेरियंस हमने, अच्छा बेसिकली ये है वेरिएंस ही, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स के दरमियान में वेरिएंस है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास सिग्मा था पहले वो सिर्फ एक सिग्मा था, अब यहाँ पर 2 सिग्मा दिए हुए हैं, और जब ए का ए के साथ रिलेशनशिप है तो सिग्मा ए इंटू सिग्मा ए, ठीक है। देन हमारे पास रो है, रो हमारे पास कोरिलेशन का कोफिशिएंट था, ठीक है, एंड देन ये हमारे मीन आ गए, ठीक है। तो देखें ए इंटू ए और ए की हमने वेरिएंस को मल्टीप्लाई किया है, देन हमने ए और ए के कोरिलेशन को देखा है, और देन हमने दोनों के मीन को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब स्टॉक ए और बी का रिलेशनशिप देख रहे हैं तो एक हमारे पास वेरिएंस आ जाएगी ए की, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन, एक हमारे पास बी की आ जाएगी, देन हमारे पास दोनों का कोरिलेशन आ जाएगा ए और बी का, देन दोनों का मीन रिटर्न आ जाएगा हमारे पास, देन हमारे पास यही डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन ए और बी की, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया, एंड देन रिटर्न ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ बी। और जब बी और बी का देख रहे हैं तो ये हमारे पास दोनों की स्टैंडर्ड डिविएशन, उनका कोरिलेशन, एंड देन हमारे पास उनका मीन। तो जब ए और ए है इसको आप सिग्मा ए स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको ये तो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट ऐसे ही आ जाएगा ए और ए का, और इसको आप मीन का स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसी तरह बी वाले में भी कर सकते हैं, सिग्मा बी का स्क्वायर
फिर हमारे पास कोरिलेशन आ जाएगा, और ये हमारे पास रिटर्न का या मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन देखें। अब हमने क्या किया, जो हमने इंडिविजुअली इनको कैलकुलेट किया था ना, अब इनको आपने ऐड कर देना है। तो देखें, जो ए का था ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ए का टोटल रिस्क आ गया। देन ये हमारे पास बी का टोटल रिस्क आ गया। ठीक है, देन हमारे पास ये दोनों रिस्क थे ए और बी वाले। ठीक है, जो ए और बी वाले हमारे पास रिस्क थे, तो अगर आप देखें वो थे हमारे पास सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी इंटू रो ए बी और दोनों के रिटर्न। ठीक है, देन हमारे पास इसमें जब हमने ऐड किया सिग्मा ए सिग्मा बी रो ए बी और एक्स ए और एक्स बी, तो आप देखें आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए, आप देखेंगे तो ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम है टर्म्स, तो इनको आप 2 करके भी लिख सकते हैं। तो 2 कॉमन लिया है असल में हमने। ठीक है, क्योंकि 2 बार है, तो ये हमारे पास सिग्मा ए सिग्मा बी आ जाएगा और रो ए बी और दोनों का रिटर्न। तो हम इनको एक दफ़ा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास 2 हो जाते हैं ना। ठीक है, तो आगे हमारे पास आ जाता है पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस पार्ट 3। अब इसमें देखें हमारे पास अब 3 स्टॉक्स का बस रिलेशनशिप दिया हुआ है। बात वही है, स्टॉक ए स्टॉक बी, अब स्टॉक सी हमारे पास शामिल हो गया। तो आपने कोवेरियंस निकालनी है स्टॉक ए और ए की, फिर आपने बी और बी की, और सी की, यानी कि तीनों का अपने साथ रिलेशनशिप निकाल लें, फिर तीनों को आपस में निकाल लें। स्टॉक ए और बी का, स्टॉक ए और सी का, बी और ए का, बी और सी का, सी और ए का, और सी एंड बी का। तो इनके फार्मूलाज लिख लें, फार्मूला सेम है। ए का अपने साथ वही फार्मूला है, बी का भी और सी का भी। देन स्टॉक ए और बी में ए और बी की आपने स्टैंडर्ड डिविएशन और उनका रिटर्न और उनका कोरिलेशन निकाल लिया। ठीक है, देन ए और सी और ए और सी का कोरिलेशन और ए और सी का हमारे पास मीन आ गया। इस तरह ए और बी का, फिर बी और सी का, ए और सी का और बी और सी का। तो इसकी इक्वेशन अब दिखने में ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। बात वही है, सबसे पहले ये देखें हमारे पास ये ए का अपने साथ रिलेशन आ गया, ये हमारे पास बी का अपने साथ आ गया, ये सी का अपने साथ आ गया। देन ये ए और बी का, ए और सी का, बी और सी का रिलेशनशिप आ गया। ओके, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और कैपिम, ये हमारे पास एक एसेट प्राइसिंग मॉडल है। इसके हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इसमें हमारे पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है कि इस रेट ऑफ रिटर्न पे आपके पास रिस्क नहीं है। देन हमारे पास मार्केट रिस्क आ जाता है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसे आप मार्केट रिस्क भी कह सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम हमारे पास क्या होता है, अब कोई इंसान अगर रिस्क ले रहा है तो उसका उसे फ़ायदा भी तो होता है कि उसे उतना ही रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रीमियम बात है, तो इसे हम रिस्क प्रीमियम कहते हैं। देन हमारे पास है बेटा। जो बेटा है हमारे पास वो है इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, जो हमारा मार्केट रिस्क था उसका इंडेक्स। सिक्योरिटी मार्केट लाइन या फिर SML कह लें, ये हमारे पास क्या होती हैं। SML की इक्वेशन हमारे पास क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इंटू बी। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास था रिस्क प्रीमियम। ठीक है, जो हमें रिस्क लेने की वजह से फ़ायदा हो सकता है वो रिस्क प्रीमियम। ठीक है, और ये बेटा हमारे पास। अब हम फार्मा एंड फ्रेंच का 3 फैक्टर मॉडल देखते हैं। एक कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हमने देख लिया जिसमें हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और हमारे पास रिस्क प्रीमियम इंटू बेटा। अब देखें अगर इसमें हमारे पास बेटा 0 हो जाए, यानी कि वो जो इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क है हमारे पास वो 0 हो जाए, तो ये पूरी वैल्यू 0 भी हो जाएगी, तब भी ये हमें जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है जो कि रिस्क के बगैर था उतना तो हमें मिलेगा ही। देन जो हमारे पास फार्मा एंड फ्रेंच का 3 फैक्टर मॉडल है उसे हम देख लेते हैं।
इसमें हमारे पास 3 फैक्टर्स को देखा जाता है, एक मार्केट रिस्क को, एक साइज़ रिस्क को और एक वैल्यू रिस्क को। इन तीनों रिस्क को हम देख लेते हैं, इनका क्या मतलब है। मार्केट रिस्क सिंपली हमारे पास वो बेटा ही है इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। ये जो सिस्टमेटिक रिस्क है जिसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता, उसकी बात हो रही है। देन हमारे पास साइज़ आ जाता है, स्मॉल कैप माइनस बिग कैप। अच्छा, इधर कैप का हमारे पास मतलब है हमारा जो मार्केट कैप होता है, कैपिटलाइजेशन जो हमारे पास होती है, जिसको हम मार्केट कैप कहते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है मार्केट कैप का? हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो हमारे करंट शेयर की प्राइस होती है, शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल जितने हमारे पास शेयर्स हैं, ठीक है। तो स्मॉल कैप माइनस बिग कैप। तो ये ऐसे जो हमारे पास किसी दो कंपनीज़ की वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये हमारे पास एवरेज रिटर्न का डिफरेंस कह लें आप। किसी भी दो स्टॉक के ग्रुप्स के बीच में उनके एवरेज रिटर्न्स का डिफरेंस। तो स्मॉल कैप में हमारे पास वो कंपनीज़ आ जाती हैं ऐसे पोर्टफोलियोज़ जिनमें ऐसी कंपनीज़ हो जिनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे पास कम हो। और बिग कैप में हमारे पास वो आ जाती हैं ऐसे कंपनीज़ का पोर्टफोलियो, यानी कि ऐसा पोर्टफोलियो जो ऐसी कंपनीज से मिलके बनता है जिनका टोटल मार्केट कैप ज़्यादा हो, वो ज़्यादा मार्केट में कैपिटलाइज करती हों। तो आगे हमारे पास वैल्यू आ जाती है हाई माइनस लो। ये बुक टू मार्केट वैल्यू है हमारे पास। तो इधर हाई का मतलब है जो हमारे हाई वैल्यू स्टॉक्स हैं, और लो का हमारे पास मतलब है जो कि अभी ग्रोइंग स्टेज में है, ग्रोथ स्टॉक हमारे जो हैं। तो बुक टू मार्केट वैल्यू, इसे हम बुक टू मार्केट रेशो भी कहते हैं। तो ये भी उन्होंने हमारे पास कहा था फ्रेंच एंड फार्मा ने कि ये भी हमारे पास एक फैक्टर है। तो फ्रेंच एंड फार्मा का 3 फैक्टर की अब हम इक्वेशन देख लेते हैं। तो रिटर्न के लिए इन्होंने क्या इक्वेशन दी, एक तो हमने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की देख ली थी, अब इसकी देख लेते हैं। इन्होंने कहा फर्स्ट तो हमारे पास आ गया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमारे पास कैपम में भी था। देन हमारे पास आ गया रिस्क प्रीमियम, ठीक है, और बेटा 1। लेकिन ये तो फर्स्ट फैक्टर है सिर्फ, जो कि कैपम में भी हमारे पास था, लेकिन ये तो हमारे पास 3 फैक्टर मॉडल है। तो इसमें हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया साइज़ का, ठीक है, इसके साथ भी बेटा हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, बेटा 2। देन हमारे पास थर्ड फैक्टर आ गया वैल्यू का, ये बेटा 3। तो सिंपली हम कह सकते हैं रिटर्न में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, देन जो हमारा रिस्क प्रीमियम था, देन हमारे पास आ गया साइज़ वाला फैक्टर आ गया, देन हमारे पास आ गया हमारी वैल्यू वाला फैक्टर। SMB का मतलब है स्मॉल माइनस बिग, और HML का मतलब है हाई माइनस लो, ये जो हमने उनका पढ़ा है ऊपर इन फैक्टर्स के बारे में। आगे हमारे पास आ जाता है इसी तरह 4 फैक्टर मॉडल। सो 4 फैक्टर मॉडल हमारे पास है कारहार्ट 4 फैक्टर मॉडल। इसमें हमारे पास मोमेंटम आ जाता है विनर्स माइनस लूजर्स, यानी कि अप्स एंड डाउन, ठीक है। अब मोमेंटम का क्या मतलब है? मोमेंटम का मतलब है किसी स्टॉक की ऐसी टेंडेंसी कि अगर वो हाई में जा रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में जाता रहे, या फिर वो लो में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाता रहे। तो ये सेम डायरेक्शन में रहने की टेंडेंसी को कि उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, उसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो ये हमारे पास 4th फैक्टर था, जो कि यानी कि कारहार्ट ने फ्रेंच एंड फार्मा के 3 फैक्टर मॉडल में एक 4th फैक्टर भी ऐड कर दिया। और ये हमारे पास स्टैंड करता है विनर्स माइनस लूज़र्स के लिए, यानी कि जिसका मोमेंटम होगा अप जाने का तो वो हमारे पास विनर होंगे, और जिनका मोमेंटम होगा लो की तरफ जाने का, यानी कि डाउन जाएंगे, वो हमारे पास लूज़र्स होंगे। तो मोमेंटम के बारे में यही लिखा है, ये टेंडेंसी है ऑफ द स्टॉक प्राइस टू कंटिन्यू राइजिंग। अगर बढ़ रही है तो बढ़ती रहे, यानी कि इफ़ इट्स गोइंग अप तो कंटिन्यू करती रहेगी वो बढ़ना, एंड टू कंटिन्यू डिक्लाइनिंग इफ़ इट इज़ गोइंग डाउन, और अगर ये कम हो रही है तो ये डिक्लाइन करती जाएगी। तो 4 फैक्टर मॉडल की हमारे पास जौन सी इक्वेशन है, सेम हमारे पास यहाँ तक तो देखें, ये हमारे पास फ्रेंच एंड फार्मा का 3 फैक्टर मॉडल आ गया, ठीक है, यहाँ तक बेटा 3 तक, प्लस हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना 4th फैक्टर UMD, अप्स माइनस डाउन्स। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं विनर्स माइनस लूजर्स, WMLB से आप कह सकते हैं। तो ये हमारा 4th फैक्टर है। देन वी हैव मल्टीपल फैक्टर, हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जब, तो ये हमारे पास रिस्क एडजस्टेड मॉडल्स हैं, ठीक है। तो मल्टीपल फैक्टर मॉडल में आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 4 से अबव आप कर लें तो वो मल्टीपल हमारे पास हो जाते हैं
कि हम अपने रिस्क और अपने रिटर्न को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये 4 या फिर 5 थिंग्स पर डिपेंड कर रहे हैं, इतने फैक्टर्स पर, ये मल्टीपल फैक्टर्स पर भी डिपेंड कर सकता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक, दैन फंडामेंटल, स्टेटिस्टिकल एंड कॉम्बिनेशन। अब मैक्रो इकोनॉमिक हमारे पास क्या है, ये आपके लिए हमारे पास बिग पिक्चर होती है, जिस तरह की ये इकोनॉमी को आप एज अ होल स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक ग्लोबल या फिर एक इंटायर कंट्री की या फिर पूरे ग्लोब की आप पिक्चर, इकोनॉमिक पिक्चर देखें तो वो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमी है। तो ये भी है कि हमारा रिस्क और रिटर्न सिर्फ हमारे इंडिविजुअल स्टॉक पे नहीं डिपेंड कर रहा होता, वो ओवरऑल इकोनॉमी पर भी डिपेंड कर सकता है कि अगर पूरी मार्केट ही क्रैश कर गई है तो मोस्ट लाइकली फिर आपके स्टॉक की प्राइस भी, जो आपको रिटर्न मिल रहा है, वो भी गिर सकता है। नॉट इन ऑल केसेस, बट या ऐसा हो सकता है। ओके, हेज फंड रिटर्न्स। अच्छा, हेज फंड्स बेसिकली हमारे पास कैसे फंड्स होते हैं, ये हमारे पास हेज फंड ऐसे एक प्राइवेट पूल्ड इन्वेस्टमेंट होती है। ये समझ लें ये आम हमारे पास पब्लिक के लिए ओपन नहीं होते, और ये तब भी हमारे पास प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि इनकी कोशिश ये होती है प्रॉफिट कमाने की, जब मार्केट चाहे हमारे पास राइज़ कर रही है या मार्केट हमारे पास फॉल कर रही है, इन्होंने उसमें से प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, उन्होंने रिटर्न्स जनरेट करने हैं वेदर द मार्केट्स आर फॉलिंग और राइजिंग। तो अनलाइक, लेकिन म्यूचुअल फंड्स कोई भी खरीद सकता है, जनरल पब्लिक भी खरीद सकती है, बट ये हेज फंड्स नहीं खरीदे जा सकते, तो ये रिस्ट्रिक्ट होते हैं एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि जिनके पास इसकी जो एलिजिबल हैं इनके लिए, वही इनमें कर सकते हैं सिर्फ इन्वेस्ट। तो ये हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं या फिर लार्ज इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो इनके रिटर्न्स के बारे में क्या है, तो वैसे आपको समझ आ गई होगी कि इनका एब्सोल्यूट रिटर्न होता है रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट, ये प्रॉफिट कमाते ही कमाते हैं। तो इसमें हमारे पास बॉन्ड ट्रेंड फॉलोइंग आ जाती है, या फिर करेंसी ट्रेंड फॉलोइंग, कमोडिटी ट्रेंड, इक्विटी मार्केट, इक्विटी साइज, बॉन्ड मार्केट और बॉन्ड स्प्रेड साइज। अच्छा, बॉन्ड ट्रेंड फॉलोइंग में हमारे पास क्या देखा जाता है, बॉन्ड मार्केट का हमारे पास क्या मोमेंटम जा रहा है, उसमें से प्रॉफिट कमाने की कोशिश की जाती है। देन करेंसी ट्रेंड फॉलोइंग में हमारे पास करेंसी एक्सचेंज रेट की मूवमेंट देखी जाती है। कमोडिटी ट्रेंड में हमारे पास प्रॉफिट देखा जाता है कि प्राइस के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, लाइक कौन सी कमोडिटीज़ आप समझ लें, गोल्ड या फिर ऑयल वगैरह, इनकी प्राइस के क्या ट्रेंड चल रहे हैं। देन एक्विटी ओरिएंटेड जो से हमारे पास फैक्टर्स हैं, उनमें हमारे पास आ जाता है एक्विटी की मार्केट का फैक्टर, ठीक है, कि ओवरऑल जो एक्विटी मार्केट है उसमें क्या चल रहा है। एंड देन एक्विटी साइज़, ये एक्विटी साइज स्प्रेड हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास समझ लें जो सा हमारे पास डिफरेंस होता है स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप स्टॉक का, तो ये उससे काफ़ी सिमिलर है। देन हमारे पास बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड वाले फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास, जिस तरह के बॉन्ड मार्केट फैक्टर है, ये हमारे पास जो बॉन्ड मार्केट है, ठीक है, ये वाला फैक्टर हमारे पास मेजर किया जाता है जिस तरह के मंथली चेंज जो होता है हमारे पास, एक 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है, ठीक है, बॉन्ड की क्या यील्ड हो रही है हमारे पास, उसमें जो मंथली चेंज है उसके ज़रिए। और बॉन्ड स्प्रेड साइज़ हमारे पास ये उसी तरह का है कि जो से रिस्की कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और जो सेव हमारे पास बॉन्ड्स हैं उनका आप समझ लें उनके रिस्क का डिफरेंस। तो ये हमारे पास ये करता है जो हमारे पास रिवॉर्ड होता है, टोटल आप जो डिफ़ॉल्ट रिस्क ले रहे हैं उस रिस्क को लेने की वजह से जो रिवॉर्ड आ रहा है उसको ये हमारे पास मेजर करता है। तो ये हमारे पास 7 फैक्टर मॉडल में इन 7 चीज़ों को देखा जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये आई गेस एक चाइनीज़ नेम है फेंग शे, तो इन्होंने ये 7 फैक्टर मॉडल प्रेजेंट किया था। देन वी हैव इसकी इक्वेशन जो कि वही हमारे पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, देन मार्केट प्रीमियम, देन स्मॉल माइनस बिग, देन हाई माइनस लो, देन अप माइनस डाउन, देन हमारे पास अप टू n फैक्टर्स, आप जितने मर्जी फैक्टर्स ऐड कर लें, यहाँ पर 7 फैक्टर्स ऐड कर लें, तो इसी तरह आपने उनको ऐड करते जाना है उनके बेटा के साथ। अब कैलकुलेशन ऑफ बेटा, अब हमने बेटा कैसे कैलकुलेट करना है यूजिंग करेक्टरिस्टिक लाइन, और इसे हम इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क भी कहते हैं बेटा को, हमने देखा था। तो देखते हैं, बेटा हमारे पास है इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। अब ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक लाइन है, तो इस लाइन की स्लोप हमारे पास बेटा है। तो देखें वाई एक्सिस पर हमारे पास है शेयर की परसेंटेज, ठीक है, और के शेयर में परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, और मार्केट का परसेंटेज चेंज।
तो स्लोप आपको बेसिकली पता है हमारे पास राइज ओवर रन होता है। तो इसमें अब आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन हमने इनकी एक एवरेज बीच में से एक लाइन खींची हुई है, ठीक है। तो इसका हमने राइज ओवर रन निकालना है। तो हमारे पास देखें जो सा हमारे पास है मार्केट वाला फैक्टर, ठीक है, एक्स फैक्टर है, ये हमारे पास नीचे आ जाएगा, यानी कि जो चेंज है आ रहा है हमारे पास मार्केट के रिटर्न में, मार्केट रिटर्न में, उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। और जो ये हमारे पास शेयर में हमारे एसेट रिटर्न में चेंज आ रहा है, ठीक है, एसेट रिटर्न में जो चेंज आ रहा है उसको हम ऊपर रखेंगे, ठीक है, चेंज। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक लाइन से अपना बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेकिन इसका अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक लाइन नहीं है, हमें हमारी वेरिएंस या कोवेरिएंस दी हुई है, तो उसके ज़रिए से हम बेटा कैसे निकाल सकते हैं। तो कोवेरिएंस को आपने डिवाइड कर देना है वेरिएंस से। अब कोवेरिएंस में दो फैक्टर क्यों है, क्योंकि को आपको पता है ये हमारे दो या दो से ज़्यादा के बीच में रिलेशनशिप था रिटर्न्स के। देखें ये रिटर्न ऑन एक्विटी या फिर मार्केट रिटर्न, और वेरिएंस हमारे पास सिर्फ मार्केट रिटर्न की है। तो कैलकुलेशन हम करके देख लेते हैं स्टॉक की बेटा वैल्यूज़, जिसकी अब हम देख रहे हैं कि इनकी अगर बेटा की वैल्यूज़ हमारे पास 1 से ज़्यादा हो या 1 से कम हो तो इसका क्या हमारे पास इसका क्या रिज़ल्ट होता है। तो स्टॉक बेटा वैल्यूज़, बेटा लेस देन 1, अगर बेटा हमारे पास 1 से कम है तो हमारे पास क्या होगा। इसका मतलब है आपके पास लोअर सिस्टमेटिक रिस्क होगा या फिर लोअर मार्केट रिस्क के लिए, ठीक है। और अगर बेटा इक्वल टू 1 है, अगर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब कि जितना मार्केट रिस्क है उतना ही हमारे पास क्या कहते हैं एवरेज सिस्टमेटिक रिस्क उतना ही है, मार्केट को मैच कर रहा है हमारा रिस्क, ठीक हो क्या। और अगर बेटा मोर देन 1 है हमारे पास तो हमारे पास फिर हाई रिस्क है। ये अक्सर हमारे पास टेक वगैरह के स्टॉक्स में होता है, और जो सा ये है ये हमारे पास काफ़ी लोअर रिस्क वाले जो से स्टॉक्स होते हैं। और अगर बेटा ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, रिस्क फ्री। ओके, पोर्टफोलियो, एक पूरे पोर्टफोलियो का भी बेटा निकाला जा सकता है, एक सिर्फ सिंगल स्टॉक का नहीं। जैसे कि अगर कंपनी ए है तो उसका बेटा 1.2 है, बी का 1.3, देन सी का 1.1 एंड डी का 0.9। और परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्होंने कितने परसेंटेज इन्वेस्टमेंट किए, 20%, इन्होंने 30%, इन्होंने 40% और इन्होंने 10%। नो, आई थिंक इट्स मोर लाइक अ पोर्टफोलियो कि इन कंपनीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। और ए में हमने 20% की है, और बी में 30% की है, एंड सी में 40% की है, और इन सब के ये बेटा हैं। तो इसी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, देखें जो परसेंटेज इन्वेस्टमेंट है उसको हमने बेटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और कंपनी बी के लिए भी ऐसे किया, सी के लिए भी और डी के लिए भी, फिर हमने इन सबको ऐड कर दिया, तो टोटल पे हमारे पास इनका बेटा आ गया। देन वी हैव रिटर्न्स एट वेरियस वैल्यूज़ ऑफ बेटास, कि बेटा की वैल्यू के साथ साथ हमारे पास रिटर्न कैसे चेंज होता है। देखें 0.7 बेटा पे हमारे पास 6% रिटर्न आ रहा है। इस तरह 0.8 पे देखें हमारे पास बढ़ गया, 0.9 पे और बढ़ गया। अब देखें ये हमारे पास जैसे जैसे बेटा की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जा रही हैं तो हमारे पास रिटर्न की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जा रही है। बट बेटा तो हमारे पास सिस्टमेटिक रिस्क का इंडेक्स था ना, तो इसका मतलब आपको क्या समझ आया कि जैसे रिस्क हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है तो रिटर्न्स भी इंक्रीज़ होते हैं। ये हमारे पास एक सिक्योरिटी मार्केट लाइन की एग्जांपल दिखाई गई है। देखें कि ये हमारे पास बेटा के रिटर्न्स हैं। देखें जैसे जैसे बेटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, जब 1.6 पे गई है तो यहाँ पर हमारे जो से रिटर्न्स हैं वो हमारे मैक्सिमम लाइक 14% तक आए हैं। और जब बेटा हमारे पास 0.7 था तब रिस्क हमारे रिस्क या रिटर्न के लिए वो हमारे पास 6% थे। देन वी हैव आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। अच्छा, प्रोसेस ऑफ आर्बिट्राज हमारे पास क्या होता है, जिससे हमारे पास फिर आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी आ जाती है। तो देखते हैं। ओके, अच्छा, ये आर्बिट्राज हमारे पास एक ऐसा एक्ट है या ऐसा प्रोसेस के लिए जिसमें हम किसी एक मार्केट में कोई एसेट ख़रीदते हैं। फॉर एग्जांपल एक एसेट हम ख़रीद लेते हैं, एक लो प्राइस पे हम ख़रीदते हैं, ठीक है।
देन उसी वक्त साइमल्टेनियसली आप उस एसेट को किसी और मार्केट में, ये मार्केट 1 थी, ठीक है, इसमें आपने लो प्राइस में ख़रीद लिया, मार्केट 2 में आप इसे हाई प्राइस में बेच देते हैं। तो ये आर्बिट्राज का प्रोसेस है सिंपली। ये क्या करता है, ये हमारे पास टेम्परेरी मार्केट में अगर कोई इनएफिशिएंसी आ रही है, लाइक इधर एक मार्केट में जो प्राइस चल रही थी वो दूसरी मार्केट तक नहीं पहुंची, ऐसा होता वैसे बहुत कम है, बट अगर ऐसा हो रहा है तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है ये हमारे पास आर्बिट्राज का प्रोसेस। तो ये उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी हमारे पास क्या है। अच्छा, तो अब ये APT, ये थ्योरी हमें ये कहती है, ये एक तरीका है आप समझ लें इन्वेस्टर्स के लिए कि वो गेस कर सकें कि कितना प्रॉफिट या कितना रिटर्न एक इन्वेस्टमेंट उन्हें देगी बाय लुकिंग एट सेवरल डिफरेंट इकोनॉमिक फोर्सेस, के वो एक चीज़ पर या फिर दो चीज़ों पर या फिर किसी 7 फैक्टर मॉडल को नहीं देखेंगे, वो डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे। फॉर एग्जांपल उसमें वो इन्फ्लेशन को भी देखेंगे, जैसे आप सिंपली महंगाई का रेट कहते हैं, या इंटरेस्ट रेट को देखेंगे, GDP ग्रोथ को देखेंगे, मार्केट इंडिसेस को देखेंगे, इन सब को देखेंगे। बट आप कहेंगे अभी हमने आर्बिट्राज के बारे में पढ़ा है कि आर्बिट्राज तो ये प्रोसेस है कि एक चीज़ को साइमल्टेनियसली सस्ती प्राइस पर ख़रीद के महंगी पर बेच देना। तो ये नाम इस थ्योरी में क्यों आ रहा है? तो ये नाम इस आइडिया की वजह से आ रहा है कि अगर एक स्टॉक है जिसको इनकरेक्टली प्राइस किया गया है इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो जो ट्रेडर है वो क्विकली इन्हें ख़रीद लेगा और फिर उन्हें सेल कर देगा एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए, किसी और मार्केट में सेल कर देगा फॉर एग्जांपल। तो ये आर्बिट्राज वाला पार्ट है कि हर फैक्टर को आपने देखना है कि कोई फैक्टर हमारे पास इनकरेक्ट आ रहा हो, कोई इनएफिशिएंसी आ रही हो मार्केट में, तो ये हमारे पास आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी है। देन वी हैव एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो इसमें हम देख लेते हैं एफिशिएंट मार्केट्स हमारे पास क्या होती हैं। असल में जो एफिशिएंट मार्केट्स हैं ये ऐसी मार्केट होती हैं जिसमें स्टॉक, बॉन्ड या फिर हर चीज़ जो है हमारे पास वो फुली और इंस्टेंटली जो अवेलेबल हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस पर ही रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। मतलब कि सब कुछ हमारे पास फेयरली प्राइस्ड होता है आपके लिए, फेयरली प्राइस्ड। तो इसमें आर्बिट्राज का फैक्टर फिर हमारे पास निकल जाता है एफिशिएंट मार्केट्स में। आर्बिट्राज के लिए हमें इनएफिशिएंट मार्केट्स चाहिए जिनकी एफिशिएंसी कम हो, ठीक है। तो अब इसमें भी लेकिन आगे हमारे पास आ जाती है वीक फॉर्म या फिर सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म या फिर स्ट्रॉन्ग फॉर्म। अब वीक फॉर्म में क्या है कि प्राइजेस जो हैं हमारे पास वो रिफ्लेक्ट करती हैं ऑल पास्ट ट्रेडिंग डेटा, कि जितना हमारे पास पास्ट में ट्रेडिंग डेटा था वो सब हमारे पास एक्यूरेट है। तो इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस इसके ज़रिए से कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक किस्म का यूज़लेस है बिकॉज ये हमारे पास पास्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो आगे फ्यूचर की हमें गारंटी नहीं है कि जो पास्ट में हो रहा था वो फ्यूचर में भी होगा। जो हमारे पास सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है ये हमारे पास क्या करती है, ये जो हमारे पास अभी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जैसे कि न्यूज़ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इकोनॉमिक डेटा, तो इसमें हमारे पास ना तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ना ही फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो भी हम कर लें तो इसमें हमें कोई एज नहीं मिल सकता। तो इसमें कह लें आपके पास वीक फॉर्म में टेक्निकल एनालिसिस यूज़लेस था, इसमें टेक्निकल, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी आपके पास यूज़लेस है। अब स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है, और जो प्राइवेटली भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन आप जिसे कहते हैं, वो सब प्राइजेज़ में रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। मतलब कि देखें, अगर तो हमारे पास कोई ऐसी मार्केट हो जिसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही ना हो, गलत इंफॉर्मेशन हो, तो वो अब एक इन्फॉर्मेशन किसी को मिली कि इस स्टॉक की प्राइस डिक्रीज़ होने वाली है, तो उस ट्रेडर ने कहा कि मैं ये डिक्रीज़ प्राइस वाले ख़रीद लेता हूँ, बाद में जब प्राइस वापस ऊपर जाएगी तो मैं इन्हें बेच दूँगा, ठीक है। बट वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गलत निकल आती है तो इसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सही निकल आती है तो इसका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बाकी ट्रेडर्स पर एज मिल जाएगा। अब ये अगर सस्ते में मोनोपलाइज कर लेता, सस्ते में ये सारे स्टॉक ख़रीद लेता, एक कंपनी के बहुत ज़्यादा स्टॉक्स ख़रीद लेता, तो उससे उसकी डिमांड बढ़ जानी थी और उसकी कीमत हमारे पास, उस स्टॉक की कीमत हमारे पास इंक्रीज़ हो जानी थी। तो ये इंक्रीज़ हमारे पास किस वजह से आना था? ये इसकी इन्फॉर्मेशन की वजह से आना था, इस इन्फॉर्मेशन के यूज़ की वजह से, ठीक है। तो लेकिन एफिशिएंट मार्केट में अब क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए कोई ट्रेडर इसकी तरह एज हासिल नहीं कर सकता।
तो वीक फॉर्म में हमारे पास ये था कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से एज हासिल नहीं कर सकता। सेमी स्ट्रॉन्ग में था कि टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी कर ले फिर भी एज हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइजेस में पहले ही रिफ्लेक्ट हो रही है। उसमें हमारा ये ट्रेडर आके इसको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये आके कुछ नहीं उसका फ़ायदा उठा सकता। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में तो किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते। यानी कि देन वी हैव ओके, ये मॉड्यूल हमारा ख़त्म हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल पर चलते हैं।